हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में लेकर के आया हूँ आपका आज वैदिक पीरियड का ये थर्ड पार्ट है। और आज मैं इसमें कुछ बातों का डिस्कशन करने वाला हूँ, पूरी तरह से डिटेल में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप पूरी तरह से इस वीडियो पे बने रहेंगे और पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको वाकई में यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो यहाँ पे ये वैदिक पीरियड का मैंने जो आपको कुछ बातें पहले बताया हूँ, इसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में तो आपको पता ही है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो समझना एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पर्सन होता है, उसको होत्री के नाम से जाना जाता है। जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उस पर्सन को होत्री के नाम से जाना जाता है, और यजुर्वेद को जो पढ़ता है उस पर्सन को अधर्यु के नाम से जाना जाता है। जो यजुर्वेद को जो जानता है, जो पढ़ाई करता है, उसको अधर्यु के नाम से जाना जाता है, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री के नाम से जाना जाता है। सामवेद को पढ़ने वाला को उद्गाता के नाम से जाना जाता है, और अथर्ववेद को पढ़ने वाला को ब्रह के नाम से जाना जाता है। हाँ तो मेरे दोस्त, मैं ये बताया, फिर से समझिए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री के नाम से जाना जाता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाला को अधर्यु के नाम से जाना जाता है, और सामवेद को पढ़ने वाला को उद्गाता के नाम से जाना जाता है, और अथर्ववेद को पढ़ने वाला को ब्रह के नाम से जाना जाता है। और मैं बताऊं जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद हमारा है, यह गॉड से संबंधित है। मीन्स जो भी गॉड और गॉडेश के बारे में जो मंत्र वगैरह का उच्चारण किया गया है, ये हमारा ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में जो यज्ञ हम करवाते हैं, यज्ञ में जो बलि वगैरह भी कई बार हमारा ऐसा केस होता है जब किसी गॉड के लिए मैं बलि देता हूँ, ये भी जो सिस्टम देखने को मिलता है हमारा यजुर्वेद से ही ज्ञान मिलता है और यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। सॉन्ग के बारे, अब यह जो आपका सामवेद है, इसमें जो भी हमारा संगीत है, म्यूजिक है, इसके बारे में सारा जानकारी मिला हुआ है, जो आपको मैंने पहले वाला वीडियो में भी बता चुका हूँ। अथर्ववेद की मैं बात करूँ तो इसको पढ़ने वाले को ब्रह के नाम से जाना जाता है। और ये जो है यज्ञ में क्या गलती है, क्या सही हुआ है, उसका एक्सपेरिमेंट के बारे में यदि जानना है तो आपको अथर्ववेद को पढ़ना होगा, अथर्ववेद को समझना होगा। अब मैं आता हूँ, और भी अथर्ववेद में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मेरे दोस्त, जो आपका 4 वेद मैंने बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको यहाँ वेदांग की रचना की गई है। मीन्स 6 ठो वेदांग आया। कितने आए? 6 वेदांग आए। वेदांग का ये मीनिंग यह है कि जैसे किसी भी चीज़ों को यदि आपको जानना है, जैसे आप एक सेंटेंस आप किसी हिंदी में या इंग्लिश में आप लिखते हो तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट को समझते हो, अल्फ़ाबेट को कैसे लिखना, ये चीज़ें जो जानते हो, फिर धीरे धीरे आप वर्ड बनाना सीखते हो, और वर्ड बनाने के बाद ही आप सेंटेंस लिख पाते हो। फिर सेंटेंस लिखने के बाद उसको समझने वगैरह की कोशिश करते हो कि मैंने क्या लिखा है। ये जो चीज़ें यहाँ पे है, तो वेदांग जो आपका है, ये वेदांग यहाँ पे 6 है, और ये वेदांग ही बताता है कि ऋग्वेद को कैसे पढ़ना है, यजुर्वेद को क्या करना है। ये सारे यदि समझना है, पढ़ना है, लिखना है, तो मुझे उसके लिए वेदांग को समझना बहुत ही मैंडेटरी है। डायरेक्टली वेद को पढ़ने लग जाएं तो वेद को डायरेक्टली मैं समझ नहीं सकता, क्योंकि वेदांग का नॉलेज नहीं आपके पास है तो आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते। ये वेदांग क्या क्या है, तो सबसे पहला आपको एजुकेशन लेना होगा। मीन्स किसी ना किसी टीचर से शिक्षा की आपकी आवश्यकता है। कहा गया है कि विदाउट गुरु के बगैर आपको ज्ञान नहीं होता, तो यहाँ पर भी टीचर के बगैर आपको नॉलेज नहीं मिलता। सो बात कहा गया है, ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज मैंडेटरी, आपका यहाँ पे एजुकेशन लेना जरूरी है। कल्प यहाँ पे आता है एक वेदांग, तो वेदांग 6 है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है कल्प, और तीसरा है ग्रामर, चौथा है निरुक्त, और 5 नंबर में छंद है, और 6 नंबर में ज्योतिष है। ये 6 चीज़ को मैं जब समझ जाता हूँ तो मैं वेद को समझने लायक बन जाता हूँ।
एजुकेशन में क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में मुझे जानकारी मिल जाती है। और इसके बारे में किसने बताया है, इसके बारे में आपको वामाज्य ऋषि ने बताया है। वामाज्य ऋषि ने बताया है और उनका एक बुक है जिसका नाम है गैलाम। क्या नाम है? गैलाम है। और ये गैलाम जो बुक है, गैलान ग्रंथ है, इसकी रचना किसने किया है? तो वामज्य ऋषि ने किया है। और वामज्य ऋषि ने ही एजुकेशन को मैंडेटरी माना है। कल्प यहाँ पे आता है। और कल्प क्या चीज़ें हैं कि कल्प ये बताता है कि कल्प मीन्स ये होता है कि रूल, कि वेद को पढ़ना है तो किस रूल से पढ़ना चाहिए। जैसे हम अभी आप एक ही बार 10 क्लास में या 12 क्लास में या ग्रेजुएशन में आप नहीं आ जाते हो, बल्कि आप नर्सरी एजुकेशन से आप स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे आप 12 ग्रेजुएशन में आते हो, लास्ट में PhD वगैरह भी आप करते हो। ये सब चीज़ें जो मैं सब करता हूँ, तो यहाँ पर भी एक रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे नॉलेज को गेन करता हूँ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कल्प बताता है कि जो रूल है, रूल कहीं ना कहीं मैंडेटरी देखने को मिलता है। और ये स्रोत इसका कहाँ से, रूल कहाँ से लिया गया है, तो ये किसके लिए स्रोत, जो यज्ञ जो करवाते हैं, वो यज्ञ में जो रूल जिस तरह से यूज़ की जाती है, उस तरह से रूल यहाँ पे वेदांग में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो लौकिक है और परलौकिक है, मीन्स जो नरक है और स्वर्ग का नाम आपने सुना है, तो ये दोनों की जो यात्राएं, लोग जर्नी जो है, मीन्स वहाँ की भी परिस्थिति को मैं समझ सकूं और यहाँ की भी परिस्थिति को समझ सकूं, इन चीज़ों के बारे में मीन्स गॉड के बारे में समझ सकूं, और हमारे जो अपने जीवन में जो घटनाएं होती है और इन चीज़ों के सारे दोनों के रिश्ता क्या है, गॉड और इंसान के बीच में रिश्ता क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ें को समझना है तो आपको कहीं ना कहीं वेदांग को जानना मैंडेटरी है। इसमें कल्प बहुत ही मैंडेटरी देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर है आपके पास ग्रामर। जैसे आप कोई हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को आप सीखते हो, तो सबसे पहले आप ग्रामर को स्टडी करते हो, उनकी भाषाएं कैसे आपका एक श्रेणी बदलेती है, कैसे उसकी रचना हुई है, इन चीज़ों के बारे में उसका स्ट्रक्चर क्या है मैं समझता हूँ, तब कहीं जाकर के उस भाषा को मैं बोल पाता हूँ, समझ पाता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रामर भी बहुत मैंडेटरी होता है। और ग्रामर एक मामूली कोई नहीं होता, एक साइंटिफिक होता है, मीन्स साइंस के बेस पे बना हुआ एक ग्रामर है जो अष्टाध्यायी है। इसका संस्कृत का जो ग्रंथ है, जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, उसका नाम अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी को किसने लिखे हैं? तो पाणिनि ने लिखे हैं। यही जो पाणिनि बुक है, जो पाणिनि जी, जो पाणिनि पर्सन का नेम है, इन्होंने ही अष्टाध्यायी को लिखे। कहाँ पे? तो कश्मीर में इनको लिखा, इस बुक को लिखा गया है। अब आता हूँ निरुक्त जो होता है, ये क्या है ना कि किसी भी जो भी हमारा वैदिक वर्ड है, जो बहुत सारे वर्ड जो आप देखने को मिलता है संस्कृत में, ये वर्ड का क्या अर्थ है, इनका जन्म कैसे हुआ, इसका क्या ज़रूरत है, ये चीज़ें यदि आपको समझना है तो सबसे पहले निरुक्त को जानना बहुत मैंडेटरी है। निरुक्त को जानने के बाद मैं वैदिक का सारे वर्ड को समझ पाता हूँ, एक्सप्लेनेशन कर पाता हूँ और उसकी एक्सपेरिमेंट भी कर पाता हूँ। तो इसके बारे में किसने बताया है? तो ऋषि कश्यप ने बताए थे। इसके बारे में, निरुक्त वैदिक के बारे में डिटेल पूर्वक इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमारे ऋषि कश्यप जी ने किया है। अदर चीज़ें की बात करूं तो हमारे पास देखने को मिल रहा है 5 नंबर पे है छंद। ये क्या है ना मेरे दोस्त, कि जो हमारा वैदिक की जो चीज़ें हैं वो क्या इसमें एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसमें दर्शन है, क्या इसमें चीज़ें जो फिलोसफर लोग डिफरेंट चीज़ों से बताते हैं, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, सारे चीज़ें मुझे छंद में देखने को मिलता है। और छंद ही से हम ये डिफाइन कर पाता हूँ कि मेरे लिए वेद कितना मैंडेटरी है और कितना नहीं है। अदर आता है मेरे पास ज्योतिष जो होता है, ये कहीं ना कहीं पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड के बारे में जो भी चीज़ें नॉलेज मुझे जानना चाहिए कि क्या चीज़ें कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए मुझे अभी जैसे लोग बोलते हैं कि शुक्र यहाँ पे है, तो शनि यहाँ पे है, जो बोलते हैं कि आज ग्रहण लगने वाला है, तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं जो जानने को मिलता है और उनकी जो इफेक्ट है, जिस प्रकार से हमारी नक्षत्र वगैरह जो होता है, वो नक्षत्र वगैरह जिस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, जिस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं,
ठीक उसी प्रकार से अर्थ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उस पर भी असर देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें जो बताने का प्रयास होता है वो ज्योतिष के द्वारा ही होता है, और ज्योतिष शास्त्र जो ग्रहण करते हैं, जो नॉलेज लेते हैं, वो पूरी वर्ल्ड के बारे में, पूरी स्पेस के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में जानते हुए वो किसी भी पर्सन के बारे में बताते हैं कि इनके पे क्या घटनाएं हो सकती है। अगर मैं बात करूं, जैसे स्मृति आता है मेरे पास, ये स्मृति क्या होता है ना मेरे दोस्त, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मीन्स आज के समय में जो कंट्री को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, कहीं ना कहीं हमारे पास एक रूल रेगुलेशन का बुक है, और उसी के तहत ये हमारी कंट्री चलती है। और कोई भी कंट्री हो आज के टाइम में तो इसी प्रकार से चलते हैं। तो ये आज ही ये देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये जो बुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस टाइप का हमारा एंशिएंट में भी देखने को मिलता है। और उस समय जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसमें सबसे पुराना जो देखने को मिल रहा है वो है मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति। ये जो मनुस्मृति है, और भी बहुत सारे आए, जैसे यहाँ पे याज्ञवल्क्य आया, यहाँ पे एक मनुस्मृति है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, और नारद स्मृति है, और यहाँ पे बृहस्पति स्मृति है, और यहाँ पे मिलता है कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति। ये जो मैंने बताया फिर से बता देता हूँ, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, और आपका पास है बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, और याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति। इसमें सबसे जो पुराना होता है वो मनुस्मृति होता है, और भी स्मृतियाँ होते हैं। मीन्स बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग अलग एरियाज का अलग अलग डिफरेंट वहाँ पे स्मृति देखने को मिलता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जैसा रीजन में जो भी एरियाज में जैसा चीज़ें चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको लिखा जाता था। अदर चीज़ें पे मैं आता हूँ, जैसे वेद को डायरेक्टली यहाँ पे नहीं समझा जा सकता है, तो उसके लिए उपवेद होता था। मीन्स उपवेद के पाठ को, जो वेद होता है, वेद का पाठ को उपवेद बोला जाता है, और इसी का कुछ पाठ को डायरेक्टली फुल्ली एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल धनुर्वेद। ये जो धनुर्वेद है, जैसे आपने कई बार सुना होंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण है और जो अर्जुन जी हैं, ये अर्जुन हमारे कहीं ना कहीं जो धनुर्विद्या है इसे बहुत ही इंटेलिजेंट थे। मीन्स वेपन चलाने में बहुत माहिर थे, युद्ध करने का आइडिया बहुत ज़्यादा था। तो आज के समय में भी ये, और जो हमारा एंशिएंट की मैं बात करूं तो इसमें धनुर जो वेद है, ये धनुर्वेद मुझे बताता है वार के बारे में, कि किसी भी बैटल हो रहा है उस बैटल को कैसे जीता जा सकता है, कैसे हम अपने दुश्मन को मात दे सकते हैं, कैसे मैं वेपन को चला सकता हूं, और क्या क्या चीज़ें ये सारे मेरे लिए मैंडेटरी है, हमारा धनुर्वेद में देखने को मिलता है। ये धनुर्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वार के लिए। और आता है, देखिए यहाँ पे शिल्प वेद आता है। और शिल्प वेद क्या होता है कि जो भी हमारे जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं, जो शिल्पकार होते हैं, उस शिल्पकार को उस छोटे मोटे बिजनेस करने वाले को यहाँ पे शिल्प वेद की स्टडी करना चाहिए। ये शिल्प वेद की स्टडी करने के बाद वो अपनी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये यजुर्वेद से लिया गया है। और धनुर्वेद की जो विद्या है ये ऋग्वेद का पाठ है। जो धनुर्वेद की विद्या है ये ऋग्वेद का पाठ है, और शिल्प वेद जो देखने को मिल रहा है ये यजुर्वेद का पाठ है। अदर की मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मिल रहा है आपका गंधार वेद। ये क्या है? आपका गंधार वेद जो था ये म्यूजिक से संबंधित है। गंधार वेद कहाँ से है? तो म्यूजिक से संबंधित है। जो अभी जो बहुत सारे जो गाना गाए जाते हैं, ये सॉन्ग जो गाए जाते हैं, ये कैसे क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से समझने के लिए आपको आपके पास गंधार वेद पढ़नी चाहिए। और ये गंधार वेद आपका जो सामवेद है, सामवेद का ही पाठ है। और इसको यदि स्टडी कर लिया जाए तो आप म्यूजिक में
एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके पास अदर है यहाँ पे आयुर्वेद। आयुर्वेद से यहाँ पे ये है कि जो भी डॉक्टर लोग होते हैं वो किसी भी डिजीज का जो इलाज करते हैं, जो भी इल का इलाज करते हैं, उसके लिए क्या क्या कौन कौन से ऐसे चीज़ें हमारे प्राकृतिक में देखने को मिलता है, हमारे नेचर में देखने को मिलता है, जो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए काम आता है, और उसके बारे में विद्या नॉलेज हमारा किस में मिलता है? आयुर्वेद में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? ये आपका आयुर्वेद में देखने को मिलता है, या आयुर्वेद में देखने को मिलता है। ये आयुर्वेद का किससे लिया गया है? तो अथर्ववेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है आयुर्वेद। और ये आपका डॉक्टरी के बारे में हमको बताने का प्रयास करते हैं। अदर की आपके पास बतावें तो कुछ पॉलिटिकल के बारे में बता दूं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था उस समय पीरियड में। ये पॉलिटिकल देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये देखने को मिल रहा है कि एक पर्सन होता है भरत, एक मतलब प्लेस का नाम है भरत, और एक कुरु। यहाँ पे भरत और कुरु, कहीं ना कहीं ये भरत एक पर्सन का नाम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भरत और कुरु दोनों मिल करके ये जो कुरु है, ये कुरु स्टेट का प्लेसमेंट करते हैं। जो भरत है और कुरु है, ये दोनों मिल करके एक अपना एरिया बनाते हैं और उस एरिया का चीफ हो जाते हैं। ये कुरु जो प्लेस बनाते हैं, जो आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र। तो ये जो कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र यहाँ डायरेक्टली ऐसे नहीं आया। ये भरत और कुरु दोनों जो पर्सन है, ये अपने अपने एरिया को मिलाते हैं और उस एरिया का नाम रखा जाता है, कुरु रखा जाता है। अदर है आपके पास एक किरवी, और यहाँ पे दिखने को मिलता है तुर्वास। किरवी और तुर्वास दोनों मिल करके एक अपना एरिया बनाते हैं जिसका नाम होता है पंचाल। एक है किरवी, दूसरा है तुर्वास। ये दोनों मिल करके अपनी एरिया बनाते हैं और उस पे शासन करते हैं। ये सारे रूलर होते हैं और उनका नाम रखा जाता है पंचाल। अदर की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखने को मिलता है क्या? तो राजतंत्र मार्क है, मैक है, जो एक ऐसा चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है कि जो आज के टाइम पीरियड में आपने सुन रहा होगा कि आज के समय में हमारी जो सरकार होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो डेमोक्रेटिक होती है। मीन्स यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो ग्रेट होते हैं, पीपल को महान माना जाता है, और जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बताया जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। हमें बताया जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं अमेरिका से सीखा हूँ, बल्कि सच्चाई तो ये है कि मेरा भारत में ये जो चीज़ें हैं, गणतंत्र जो हमारे जो गणतंत्र मीन्स जो रिपब्लिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पीपल की जो बात कर रहा हूँ, ये पीपल कहीं ना कहीं हमारे पास देखने को मिलता है हमारा वैदिक पीरियड में ही। आज के समय में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो सभी चीज़ों में किसको प्रधानता देते हैं, तो हम लोग पब्लिक को प्रधानता देते हैं। पब्लिक ही महान है, पब्लिक ही ग्रेट है, और उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाया जाता है। जबकि पहले क्या होता था, यही कुछ समय पहले जो रूलर आते थे, रूलर अपने अकॉर्डिंग लॉ को बनाते थे और अपना जैसे उनको फ़ायदा होता था उसके अकॉर्डिंग करते थे। तो हमें जो बहुत सारे बताते हैं बहुत सारे बुक में, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में भी देखने को मिलता है कि पब्लिक उस समय भी प्रधान होता था। मीन्स उस समय भी जो गवर्नमेंट बनते थे वो चुनी गई सरकार होता था। उस समय भी इलेक्शन कमीशन होता था। बड़ी बात तो यह है कि उस समय भी गवर्नमेंट का इलेक्शन होता था और इलेक्शन करवा करके राजा को बनाया जाता था या रूलर को बनाया जाता था। हाँ, ये भी देखने को मिला है कि कुछ ऐसे प्लेस होते थे जिस प्लेस में हर जगह पे इलेक्शन नहीं होता था, बट ये जरूर देखने को मिला है हमारा वैदिक पीरियड में कि जो भी होते थे राजा, हमारे किंग होते थे या जो हमारे रूलर बनते थे, उनका इलेक्शन होता था। आज जो हम इलेक्शन जो बात करते हैं, ये इलेक्शन सिर्फ आज नहीं है, ये बताया जाता है कि हमने बहुत सारे रिवोल्यूशन हुआ तो देखने को मिलता है मॉडर्न टाइम पीरियड का, मिडिएवल टाइम पीरियड का, बट ऐसा नहीं है। मेरा वैदिक पीरियड में भी हमारा भारत एक ऐसा प्राचीन हमारा धरोहर है जिसमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी, जहाँ पे देखने को मिलता है रिपब्लिक, जहाँ पे देखने को मिलता है इलेक्शन सिस्टम, जहाँ पे देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमारा वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है।
उस समय आज जो हम अपने देखते हैं ना, जैसे हमारा इंडिया है तो हमारा इंडिया में एक अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा एंशिएंट में भी, हमारा वैदिक पीरियड में भी दो प्रकार का हाउस हुआ करता था। एक होता था सभा और दूसरा हुआ करता था समिति। एक होता था सभा, दूसरा होता था समिति। ये दोनों में अपने अपने मेंबर होते थे। जिस प्रकार से आज स्टेट से कोई मेंबर हमारा अपर हाउस में होता है और हमारा बहुत सारे जो आपका एरियाज है उसमें से लिया जाता है आपका लोअर हाउस में, ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पर भी सभा और समिति में सारे एरियाज से लिए जाते थे पीपल को। वो सारे इलेक्टेड होते थे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो सभा और समिति जो हमारे पास देखने को मिलता है, ये माना जाता है कि अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्वा ऋषि जो थे उनकी डॉटर का नाम था सभा और समिति। अथर्वा ऋषि जो हैं उनका डॉटर का नाम सभा और समिति होता है। वहीं से ये दो वर्ड देखने को मिलता है। तो ये सभा और समिति आज भी, जो उस समय भी हमारा वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, जो आज हम लोग कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारा वैदिक पीरियड में ही पहले से था। तो इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिटिकल के बारे में, उपवेद के बारे में और मैंने कुछ जो वेदों के बारे में बताया और वेदांग के बारे में। तो थैंक यू सो मच। आने वाला वीडियो में और भी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। पूरी सोशल क्या चीज़ें थी, क्या आज हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या मैं वैदिक से मैं सीख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।